Hello and welcome to Bimochan IAS. This is the series of geography optional. This is module 2 which is geomorphology और आज का जो टॉपिक है वो है फोर्सेस अफेक्टिंग अर्थ। ठीक है, ये टॉपिक 10 है। इससे पहले हम लोग 17 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सब जियोलॉजी का पार्ट था। ठीक है, क्योंकि अपन लोग अर्थ के वो देख रहे थे और जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि हाँ हमें पता है कि जियोलॉजी जो है वो जियोग्राफी से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फॉर दी गुड अंडरस्टैंडिंग वी नीड द बेसिक आइडिया ऑफ द जियोलॉजी। समझ में आई वाली बात? तो आज से जो है हम लोगों का जो मेन जियोमॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन है वो स्टार्ट हो रहा है, हुआ नहीं है, ये सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट ये हो गया, आज का अपना टॉपिक हो गया फोर्सेस अफेक्टिंग अर्थ सरफेस। ठीक है, ये हम लोगों का टॉपिक है मेन। ठीक है, जब हम लोग सिलेबस देखेंगे, आप लोग देखो जो रेड वाला है वो हम लोग कर चुके हैं अभी तक कंप्लीट। बाकी जो लास्ट 17 जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें हम लोग इतना कर चुके हैं। आज हम लोगों का जो येलो वाला पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट किया है अभी हम लोगों ने, बाद में धीरे धीरे करते चले जाएंगे। समझ में आई? अब देखो, जब मैंने PYQ एनालिसिस की तो लास्ट 40 ईयर्स ये जब पेपर्स उठा के देखे तो मैंने देखा सिर्फ 1, 2, 3 और 4 टाइम्स डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चंस, जिसमें भी 85, 92, 93। दैट मीन्स इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को। बट मैंने बट लगाया सबसे बड़ा, यू कैन यूज इन एनी क्वेश्चंस लाइक इन पेपर 1 एंड इन पेपर 2 ऑल्सो। समझ में आया? आप प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करो, किसी की बात करो, ये सब आप यूज करके आ सकते हो। लेट्स स्टार्ट नाउ। फोर्सेस अफेक्टिंग अर्थ क्या होता है भाई? फोर्सेस अफेक्टिंग ये क्या करेगा भाई? ये फोर्सेस जो हैं, फोर्सेस रिजल्ट क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, रिएक्शन, मेंटेनेंस ऑफ द जियो मटेरियल्स एंड न्यूमरस टाइप ऑफ द रिलीफ फीचर्स ऑफ द वेरिंग मैग्नीट्यूड। ऑब्वियस सी बात है, इसी से तो जो फोर्सेस आ रहे हैं हमारे अर्थ के अंदर या बाहर, जो भी फोर्स लग रहा है उसके कारण आप लोगों का लैंड फॉर्म क्रिएट हो सकता है, लैंड फॉर्म डिस्ट्रॉय हो सकता है, रिएक्शन हो सकती हैं, मेंटेनेंस हो सकता है जियो मटेरियल्स का। ठीक है, न्यूमरस टाइप्स ऑफ रिलीफ फीचर्स जो होते हैं वेरिंग मैग्नीट्यूड के बन सकते हैं उससे। दो टाइप के जियोग्राफिकल चेंजेस होते हैं, एक होता है हम लोगों का लॉन्ग पीरियड चेंज, एक होता है शॉर्ट पीरियड चेंज। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जांपल, अगर आज अर्थक्वेक आ जाए, अभी तो बहुत बढ़िया वो रखा हुआ, अभी अगर आज अर्थक्वेक आ जाए तो क्या होगा? शॉर्ट पीरियड एकदम से हो गया ना। ऑब्वियस सी बात है, एकदम से हुआ ना वो चेंज। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं चला कि भाई अर्थक्वेक आ गया और पूरा चेंज हो गया, एकदम से हो गया ना। दैट मीन्स दीज आर शॉर्ट पीरियड। और अर्थक्वेक आने के बाद भी वो जरूरी थोड़ी है कि एकदम से वैसा रहे, भाई फिर से वैसा का वैसा हो जाए, है कि नहीं? जैसे सीज्मिक एक्टिविटीज, सीज्मिक इवेंट और वॉल्केनिक इरप्शन, ये क्या है? शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। अब वॉल्केनिक इरप्शन जो हो रहा है वो क्या होगा? वो एकदम से होगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि लगातार हो रहा है। ऐसे ही सीज्मिक इवेंट्स भी होंगे, वो कुछ टाइम के लिए आएगा और फिर वो चला जाएगा। तो दीज आर सडन। नेक्स्ट इज लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड चेंजेस आर वेरी स्लो, बहुत स्लो होते हैं। मैन आर अनेबल टू नोटिस, उसको नोटिस भी नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपका हिमालयन का जो क्रिएशन हो रहा है वो हो रहा है ना, आप लोग यहाँ बैठे हो, वो हो रहा है ना, अभी भी क्रिएट हो रहा है। पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि ये कब पूरा कंप्लीट होगा या फिर पूरी तरीके से कब डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो मतलब ये मैन नोटिस नहीं कर सकते। मतलब जो भी फोर्सेस अर्थ के हम लोग नोटिस कर पाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, या फिर जो फोर्स जिनको हम लोग नोटिस नहीं कर सकते उनको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। समझ में आया? समझ में आया ना बात? जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग कई बार बोलते हो कि भाई मेरी बिल्डिंग जो है बहुत अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रीन होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? एसिड रेन आ रही है, कुछ हो रहा है, तो वो धीरे धीरे हो रहा है ना, तो लॉन्ग पीरियड में चल रहा है। समझ में आया? अब देखो, बाकी के फोर्स पढ़ने से पहले अपन लोग जितना भी हम लोग लास्ट वीडियोस में जो पढ़े थे, फोल्ड माउंटेन्स, फॉल्ट माउंटेन्स, तो इनके बीच में थोड़े थोड़े से लैंडफॉर्म के स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे। तो उन स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, एक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है प्लेन होता है। क्या होता है? एक स्ट्रक्चर है वो है प्लेन।
प्लेन क्या होता है, आपका जो अर्थ का जो मेन सरफेस है, लैंड फॉर्म है, उस पर हाइट ज़्यादा ना होते हुए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर जो पूरी तरीके से प्लेन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं। और अगर एक स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा एलिवेटेड है और लेकिन जो प्लेन की तरह ही फ्लैट है, जो प्लेन की तरह ही फ्लैट है, इसको क्या बोलेंगे, प्लेटू। क्या बोलेंगे, प्लेटू बोलेंगे। हो सकता है कि 100 किलोमीटर, हो सकता है 50 किलोमीटर ऊंचे पर बना हो, तो उसको बोलेंगे प्लेटू। हाँ, बट याद रखना कि अगर इस तरीके से जा रहा है ऐसे, तो उसको हम प्लेटू नहीं बोलेंगे। प्लेटू किसको बोलेंगे, जिसमें सडन चेंजेस हो जाए उसके दूसरे के मुकाबले, ठीक है। और अगर वो ये जो फ्लैट सरफेस ना होते हुए उसमें सरफेस इस तरीके से हो, ये वाला, मतलब दोनों साइड स्टीप हो, जहां पर सरफेस बहुत कम मिले, उसको हम लोग बोलेंगे माउंटेन्स। उसको बोलेंगे माउंटेन्स, ठीक है। वो प्लेटू से भी ऊपर होते हैं, बट उसका जो सरफेस होता है वो प्लेन नहीं होता है। अब माउंटेन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जो हम लोगों ने कुछ वीडियोस पहले देख चुके हैं। एक होता है फोल्ड माउंटेन, एक होता है फॉल्ट माउंटेन। फॉल्ट माउंटेन आज आर बिकॉज ऑफ द फॉल्टिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। फोल्ड माउंटेन, अब देखो फोल्ड माउंटेन क्या होता है, मैंने बताया था फोल्ड माउंटेन कंप्रेशन के कारण होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे कंप्रेस करते चलोगे तो वो फोल्डिंग होती चलेगी स्टार्ट। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक पेज लो, ये पेज है, इसको मैंने इधर से फोर्स देना चालू किया तो क्या होगा, वो धीरे धीरे फोल्डिंग चालू होगी ना। जितना ज़्यादा आप उसको दबाओगे उतना ज़्यादा वो फोल्ड होता चला जाएगा। इसीलिए क्या बोलूँगा, मैंने लगभग 10 टाइप के फोल्ड रखे हैं। एक होता है सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है कि अगर किसी फोल्ड को इस तरीके से फोल्ड, किसी चीज़ को इस तरीके से फोल्ड की जाए, और अगर मैंने बीच में से अगर इस तरीके से काट दिया, तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा एक जैसा दिखाई देगा। दैट मीन्स इसका जो आकार होगा ना, वो एम आकार का और डब्ल्यू आकार का होगा। समझ में आई वाली बात। उसको बोलते हैं सिमेट्रिक फोल्ड। अगर जैसे मैंने इसको काटा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने काट दिया, तो ये अगर इधर का और इधर का हिस्सा एक जैसा हुआ तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक फोल्ड हो जाएगा। एसिमेट्रिक फोल्ड क्या होता है कि भाई अगर ये मेरा इस तरीके से फोल्ड बन गया, सॉरी इस तरीके से बन गया, तो ये मेरा सिमेट्रिक कहाँ हुआ, ये मेरा अलग हुआ, ये मेरा अलग हुआ। दैट मीन्स इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा एक दूसरे के ऊपर, अगर इसको मिरर इमेज देखा जाएगा तो इमेज होगा। ऐसे ही मोनोक्लाइनल फोल्ड। मोनोक्लाइनल फोल्ड का मतलब होता है कि एक तरफ से तो जो मेरी लिम्ब जो होगी, एक तरफ से जो होगी इस तरीके से होगी, और दूसरी तरफ से वो उसका फोल्ड दिखाई देगा। अब ये लिम्ब में मैंने क्या वर्ड बोला, देखो ये जो हम लोगों का फोल्ड है उसमें कुछ टर्म्स होती हैं। ये जो इलाका होता है, ये जो पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा जो होता है, या फिर कोई भी जो चीज़ बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लिम्ब। क्या बोलेंगे, लिम्ब बोलेंगे। मतलब जो हम लोगों का स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे लिम्ब। ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीक्लाइन। क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन। नीचे के हिस्सों को हम लोग बोलते हैं सिनक्लाइन। क्या बोलेंगे, सिनक्लाइन। मतलब ऊपर का जो फोल्ड है उसको एंटीक्लाइन, नीचे के फोल्ड को सिनक्लाइन। अब अगर ऐसे ही मल्टीपल्स एंटीक्लाइन सिंक्लाइन हो, और ऐसे ही उसके भी बड़ा अगर बना हो, जैसे देखो इसमें भी एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बने हुए हैं इस तरीके से, ये देखो दिख रहे हैं आपको एंटीक्लाइन। अब लेकिन ये भी तो एक एंटीक्लाइन टाइप का है, तो उसको अपन क्या एंटीक्लाइन बोलेंगे, नहीं, इसको बोलेंगे एंटीक्लिनोरियम। क्या बोलेंगे, एंटीक्लिनोरियम। और ये क्या है, एक सिंक्लाइन टाइप का है, तो इसको सिंक्लाइन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन है, तो इसको बोलेंगे सिनक्लोनेरियम। सिनक्लोनोरियम, ठीक है, समझ में आई ये वाली बात। अब देखो आइसोक्लाइनल फोल्ड, और ज़्यादा इसको फोर्स कर दिया। रिकम्बेंट फोल्ड, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक आ गए और ये इस तरीके से फ्लैट दिखाई देगा, लेकिन ये पूरी तरीके से फ्लैट नहीं होगा। ओवरटर्न्ड फोल्ड, मतलब अगर इसमें मैं इसको और ज़्यादा दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये ओवरटर्न कर जाएगा इस तरीके से, है कि नहीं, इस तरीके से ओवरटर्न नहीं करेगा, तो ओवरटर्न कर गया। प्लंज फोल्ड, मतलब और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा प्लंज टाइप का बन गया इस तरीके का। फैन फोल्ड, मल्टीपल फोल्ड आएंगे उसके अंदर, एक के अंदर। ओपन फोल्ड और क्लोज फोल्ड, ये दो चीज़ थोड़ी समझने की है, सिंपल सी बात है। देखो मैं बताऊँ, ओपन फोल्ड और क्लोज फोल्ड क्या होगा। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर एक फोल्ड इस तरीके का हो या तो क्या होगा, इसको बोलूंगा मैं ओपन फोल्ड। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से इसका माउथ ओपन है। दैट मीन्स इसमें जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। 180 डिग्री से कम क्यों बोलूंगा, आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर 180 डिग्री का हो गया तो क्या बन जाएगा, वो प्लेटू बन जाएगा, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस हो गया ना, ये तो प्लेन हो गया, तो दैट मीन्स वो प्लेटू बन जाएगा। दैट मीन्स उसका जो एंगल है वो 180 डिग्री से
कम होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, उसको बोलेंगे अपन लोग ओपन फोल्ड। ये है हम लोगों का ओपन फोल्ड। देखो मैं आप लोगों को उससे दिखाऊं हाइलाइटर से, ये है हम लोगों का ओपन फोल्ड। समझ में आई? ये वाला जो एंगल बन रहा है, वेट, ये सॉरी, ये जो हम लोगों का एंगल बन रहा है ये वाला, ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल है, वही 90 से ऊपर 180 से कम, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अब अगर मैंने इसको और दबा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ये वाला जो माउथ है, ये माउथ कितना खुला हुआ है, तो इसके लिए इसको बोला ओपन फोल्ड। अगर ये मैंने और दबा दिया, ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये दिख रहा है, ये मेरा यहाँ पे क्या कौन सा एंगल बन रहा है? एक्यूट एंगल बन रहा है। दैट मीन्स 90 डिग्री से कम का एंगल बन रहा है। तो ये तो पूरे तरह से क्लोज हो गया ना, इसको तो क्लोज बोलेंगे। यहाँ पे कैसे अब आप इसके नीचे अंदर जाके दिखाओ, जाओगे ही नहीं यार, तो पैरासूट से उतरो उसके अंदर, क्योंकि ये तो बहुत स्टीप हो गया ना आपका लिम्ब साइड। उसको बोलेंगे आप लोग क्लोज फोल्ड। समझ में आया? समझ में आ गया? एक चीज होती है नेप्पी, यही चीज चल रही है फोल्ड के अंदर ही। अब होती है नेप्पी। नेप्पी क्या हो जाएगी कि अगर और ज्यादा उसको और मोड़ा गया, अगर किसी फोल्ड को और मोड़ा गया तो क्या होगा, फोल्ड के ऊपर का ऊपरा हिस्सा लिम्ब जो है, एक लिम्ब जो है, जैसे ये वाला लिम्ब है, ये क्या करेगा, इस वाले लिम्ब के ऊपर, ये वाले लिम्ब के ऊपर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, है कि नहीं? ओवरराइड कर जाएगा ना इस लिम्ब के ऊपर। मैं इसको और ज्यादा दबाऊं, मैं इसको अगर और ज़्यादा दबाऊँ तो ये वाला जो लिम्ब है ये इस लिम्ब के ऊपर ओवरराइड नहीं करेगा। वेट, ये बहुत खिचड़ी पक रही है, मैं आपको वैसे दिखाता हूँ नॉर्मली। देखो ये वाला जो लिम्ब है, वेट, हाइलाइटर, ये रहा, ये जो लिम्ब है ये वाला, ये जो जा रहा है, अगर मैंने इसको और ज़्यादा किया तो क्या होगा, ये लिम्ब मेरा इस वाले लिम्ब के ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा दबाने पर। कॉमन सेंस है वो तो ठीक है, ये ओवरराइड करेगा। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा नेप्पी। क्या बोलूंगा? नेप्पी। वही चीज बोल रहा हूं, ओवर राइडिंग ऑफ द लिम्ब ऑफ द फोल्ड। प्रोसेस को क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जैसे अगर मेरा ओवरराइड हो गया, ये देखो ओवरराइडिंग फोल्ड होगा दूसरे के ऊपर, तो अगर ये हो गया तो उसको मैं क्या बोलूंगा, थ्रस्ट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? थ्रस्ट बोलूंगा। इस प्लेन को, और इस प्लेन को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट प्लेन। याद रखना, अब इसको माउंटेन नहीं बोल रहे, बन तो पूरा प्लेन ही गया ना। जो अभी तक जो मेरा ये वाला, जहां तक जो मेरा बना था ओवर रिकमेंडेड फोल्ड तक, तो तब तक क्या था, वो ऑलमोस्ट प्लेन था। अब ये क्या बन गया, पूरी तरीके से प्लेन बन गया, तो उसको मैंने क्या बोला, थ्रस्ट प्लेन बोला। एग्जाम्पल के तौर पे आल्पाइन नेप्पी, हिमालयास, वादियाँ फ्रॉम द कश्मीर और गढ़वाल हिमालय, जो हम लोगों की कश्मीर की जो वादियाँ हैं और गढ़वाल हिमालय है, वो सब इसका एग्जाम्पल है। अगला जो है फोल्ड के, ये सब चीज़ें फोल्ड की थी नेप्पी तक। नेक्स्ट है फॉल्ट्स। फॉल्ट्स मैंने बताया था कि जब आपके जितने भी स्ट्रक्चर में इस तरीके से टूटेगा तो यहाँ पे फॉल्ट आ जाएगा। फॉल्ट के कारण जो भी स्ट्रक्चर बना उसको क्या बोलेंगे, मतलब क्रैक के कारण जो स्ट्रक्चर बना उसको बोलेंगे फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट प्लेन। तो इसके अंदर अपनी रिफ्ट वैली भी होती हैं, ग्रेवंस भी होते हैं। ग्रेवंस क्या होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, रिफ्ट वैली नीचे वाला हिस्सा, है कि नहीं? ये हो गया ग्रेवन, ये हो गया रिफ्ट वैली। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर डेथ वैली ले लो यूएसए की, राइन राइन वैली ले लो रिफ्ट वैली के लिए, डेड सी ले लो एशिया का। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है? अगर इसके डायरेक्ट डेफिनेशन वगैरह आपको समझ नहीं है तो सिंपल इस तरीके को अपनी दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जैसे सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है, दोनों लिम्ब जो होती है ना, डिप, जो इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं वर्टिकल एक्सियल प्लेन पे, जैसे एम और डब्ल्यू, वही चीज़ मैंने बोली। एसिमेट्रिकल फोल्ड की बात करूंगा, लिम्ब डिप जो है अनइक्वल एंगल्स बनाती है टू लेटरल कंप्रेशन एंड टिल्टिंग ऑफ द एक्सियल प्लेन। मोनोक्लाइनल फोल्ड क्या होते हैं, सिंगल शार्प बेंड होता है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लेयर्स के अंदर फॉर्मिंग द स्टीप लाइक टिल्ट। आइसोक्लाइनल फोल्ड क्या होते हैं, दोनों लिम्ब की जो डिप जो होगी एट इक्वल एंगल इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम होगी और एंगल भी सेम होगी, मतलब पैरेलल स्ट्रक्चर होंगे एक दूसरे के साथ, उसी को तो आइसोक्लाइनल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये है ये वाला, तो यही चीज़ तो मेरी सेम ऐसी होगी, ये वाली देखो, ये हो रहा है ना, दोनों दोनों पैरेलल हो रहा है ना, पैरेलल ये वाली चीज़, तो ये भी तो इसके ये वाली जो चीज़ है वो इसकी तो पैरेलल है, सेम की सेम, इसको बोलेंगे आइसोक्लाइनल, मतलब एक जैसे देखेंगे और एंगल भी दोनों का सेम रहेगा। अगर वैसे एंगल देखा जाए, दोनों तरफ का एंगल देखूँ अगर मैं, एक मिनट मैं आपको दिखाऊँ, दोनों तरफ का अगर मैंने एंगल दिखाया इस तरीके से बनाया, तो इसका एंगल, सॉरी, इसका एंगल और इसका एंगल क्या होगा, सेम होगा। इसका एंगल और इसका एंगल सेम होगा सरफेस से।
तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोक्लाइनल। ऐसे ही रिकमेंड फोल्ड की अगर मैं बात करूं, उसको क्या बोलेंगे, फोल्ड जो है ना वो नियरली फ्लैट हो जाता है। देखो बिल्कुल अभी इससे चिपका नहीं है पूरी तरीके से, यहाँ पर अपना क्लोज वो हो गया और चिपका नहीं है, लेकिन नियरली फ्लैट तो हो गया ना। विथ इट्स एक्सियल प्लेन हॉरिजॉन्टल एंड वन लिम्ब ओवरटर्न, और हॉरिजॉन्टल होता है और एक जो लिम्ब होता है वो ओवरटर्न हो जाता है। देखो हो गया ना, ओवरटर्न्ड फोल्ड। वो क्या होता है, एक लिम्ब जो होगा ना वो पूरे तरीके से टिल्ट हो जाएगा बियॉन्ड वर्टिकल। अभी तक तो क्या होगा, टर्निंग जो हो रही थी ना वर्टिकल हो रही थी, ओवरटर्न में अब जो और जाना बिल्कुल वर्टिकल ना होते हुए ये ऐसे हो गया नॉर्मल, वैसे इतना मैक्सिमम होता है, उसके बाद बियॉन्ड वर्टिकल हो गया। सो लेयर अपीयर अपसाइड। अब ऐसा लगने लगता है कि भाई जो लेयर है ना, देखो ये वाली लेयर ये इसके ऊपर आ गई है, ऐसा लगता है कि ये ऊपर आ गई है, पूरी तरीके से नहीं आई है लेकिन आ गई है। अपसाइड एंड वन इज डाउन साइड। देखो ये वाली जो लेयर है, अभी तक क्या था, देखो ये दूर दूर थी, अब ये वाली ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के नीचे आ रही है। देखो ये वाली लेयर इधर आ गई, ये लेयर इधर आ गई, तो इसी को ओवरटर्न फोल्ड बोलते हैं। प्लंज फोल्ड क्या होते हैं, जो फोल्ड एक्सिस जो होती है ना इंक्लाइन होती है अर्थ पर, कॉजिंग द फोल्ड अपीयर्स लाइक डाइविंग। ऐसा लगता है जैसे डाइविंग कर रहा हो, ऐसा लगता है जैसे डाइविंग कर रहा हो, प्लंज फोल्ड। ठीक है, प्लंज फोल्ड। फैन फोल्ड क्या होता है, मल्टीपल फोल्ड डाइवर्ज आउटवर्ड लाइक हैंड। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे फोल्ड हैं वो जैसे हाथ नहीं होता, हाथ की तरह आउटवर्ड, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, ये अलग अलग है ना बहुत सारे फोल्ड। हेल्ड फैन शोइंग द अल्टरनेटिंग कॉन्वेक्स एंड द कॉन्वेक्स पैटर्न। बहुत सारे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पैटर्न दिखाई देते हैं फैन फोल्ड के ऊपर। ये चीज़ नहीं है कुछ भी, ऐसे ही है। मतलब एक हाथ में अगर पंखा लोगे तो उस चीज़ को क्या बोलोगे, उसी तरीके से अपीयर होता है। इसमें बहुत सारे कॉनकेव कॉन्वेक्स पैटर्न दिखाई देते हैं। ओपन फोल्ड वही वाली बात है, मैंने बताया कि अगर ये बहुत ज़्यादा ओपन हुआ। क्लोज फोल्ड, इसमें एक्यूट एंगल हो, ये इस तरीके का नहीं है, थोड़ा सा गलत बन गया सॉरी, इस तरीके का बनेगा। एआई क्या है ना परफेक्ट नहीं है, इसीलिए सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। कहाँ गया, वेट कहाँ गया, आई एम सॉरी, ये रहा। ये जो है मेरा किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, है कि नहीं। ये वाली चीज़ अपनी वो हो गई, ये अपना वो हो गया क्लोज फोल्ड। समझ में आ गया, आ गया समझ में। देखो अब पढ़ते हैं सीधा फोर्सेज विच अफेक्ट्स द अर्थ क्रस्ट। देखो वैसे तो सिर्फ एक ही पेज का है ये, अब चूंकि आपकी स्क्रीन बहुत छोटी है इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग अलग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बड़े पे दिख दिया है। तो अब जब स्लाइड्स देखोगे तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये बहुत ज़्यादा, नहीं एक ही पेज का है, ये सिर्फ A4 पेज पर पूरा मैंने बना के रखा हुआ है, कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नाउ फोर्सेज विच अफेक्ट्स द अर्थ क्रस्ट। देखो दो टाइप के फोर्सेज होते हैं जो हमारी अर्थ की क्रस्ट को अफेक्ट करते हैं। एक होता है एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक होता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक होता है एंडोजेनेटिक, एक होता है एक्सोजेनेटिक। नाम से समझ में आ रहा होगा, एंडो का मतलब होता है इंटरनल, क्या होता है इंटरनल। एक्सो का मतलब होता है एक्सटर्नल। समझ में आया। इंटरनल फोर्स, इंटरनल जो इंटरनल मतलब अर्थ के क्रस्ट के अंदर, अगर अर्थ के अंदर ही, मतलब क्रस्ट ही नहीं बोलूंगा, अर्थ के अंदर अगर कोई भी फोर्स लग रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोजेनेटिक फोर्स बोलेंगे। और अगर कोई फोर्स अर्थ के बाहर लग रहा हो, जैसे वेदरिंग हो रही है, इरोजन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोजेनेटिक फोर्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एक्सोजेनेटिक फोर्स बोलेंगे। समझ में आई वाली बात। अब देखो एंडोजेनेटिक फोर्स जो होते हैं वो क्या होंगे, हम लोगों के या तो हम लोगों की जो प्लेट है, मतलब अर्थ का जो सरफेस का जो मूवमेंट है वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकते हैं या फिर वर्टिकल मूवमेंट करवा सकते हैं, ये वाले जो फोर्सेस है। इससे क्या होगा, इसका जो ओरिजिन है, दोनों का जो ओरिजिन है उसका ओरिजिन क्या है, थर्मल कंडीशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर की जो भी थर्मल कंडीशंस हैं, मतलब चाहे वो ठंडी हो रही हो चाहे वो गर्म हो रही है, मतलब डायनामिक है ना, ये कॉज कर रही हैं ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांसन ऑफ द रॉक बिकॉज ऑफ द थर्मल चेंजेस इनसाइड अर्थ। ऑब्वियस सी बात है, थर्मल चेंजेस इनसाइड ऑफ द अर्थ के कारण जो भी एक्सपांसन और वो हो रहा है, तो नहीं मैंने बताया था लास्ट टाइम पे, जब अंदर की तरफ हीट जो है अगर वो इंक्रीज होगी तो एक्सपांसन होगा, डिक्रीज होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वही तो चेंजेस हो रहा है। उसी चेंजेस के कारण आप लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे इससे बनेंगे क्या रिलीफ में, माउंटेन बनेंगे, प्लेचू बनेंगे, प्लेन्स बनेंगे, लेक्स बनेंगे, फॉल्ट बनेंगे, अलग अलग वॉल्केनिक इरप्शन होंगे, सीज्मिक इवेंट्स होंगे इसी से, और क्या क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस अगर बात, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की अगर बात करें तो क्या होगा,
दीज आर कॉल्ड द डेन्यूडेशनल प्रोसेस और द डिस्ट्रक्शन फोर्सेस और द प्रोसेस originated from the atmosphere. First of all, you just understand that अगर कोई एंडोजेनेटिक फोर्सेस से अगर कोई चीज बन रही है तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से वो ही चीज जो है वो आपकी या तो डेन्यूडेशनल प्रोसेस हो रही है उसके अंदर या फिर डिस्ट्रॉय हो रही है. द रीजन बिहाइंड इज दैट द रिवर्स एयर बायोलॉजिकल फिनोमिना और अदर थिंग और अदर फोर्सेस है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल आपका एक रॉक है, अगर वेदरिंग हो गई, मतलब दो टाइप से जो चीजें होती है, एक वेदरिंग और एक इरोजन. वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग इज बाय, जैसे रेन हो गई. अब रेन के अंदर अगर मान लो कुछ केमिकल्स हैं, केमिकल इसके ऊपर आ गया तो वो धीरे धीरे इसको क्या करेगी? इसको डिसइंटीग्रेट करेगी, इसको डिकम्पोज करेगी. मैंने बोला ना बायोलॉजिकल अगर चीज, तो इस चीज को डिकम्पोज भी तो कर सकती है. दैट मीन्स दीज प्रोसेस आर द स्टैटिक प्रोसेस. वेदरिंग प्रोसेस आर द स्टैटिक प्रोसेस विच चेंजेस द structure of the earth. That is why this is called the denudational process or the destructional forces or the process originated by the atmosphere. सब कुछ और एटमोस्फेयर से तो ओरिजिनेट हो रही है सारी प्रोसेस. इरोजन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी रॉक है, इसके बगल में से मान लो एक रिवर फ्लो कर रही है, तो ये क्या होगा? इसको टूटता चला जाएगा. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी? इरोजन कर जाएगी, इरोड कर जाएगी इस चीज को और उसको ट्रांसपोर्ट कर देगी वहां से. कोई भी अगर रॉक है इसको तोड़ेगी, इसको क्या करेगी? इरोड करेगी, फिर दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगी. अब सबडक्शन वगैरह चीज अलग हो गई, लेकिन प्रोसेस तो यही है ना, फोर्सेस तो यही है ना, इसी को तो इफेक्ट कर रही हैं. ऑब्वियस सी बात है. देन तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आया कि इरोजन फोर्सेस आर द डायनामिक प्रोसेस विच रिमूव द मटेरियल ऑफ द रॉक्स एंड दीज कैन ट्रांसपोर्ट दैट थिंग्स टू द अदर प्लेसेस. है कि नहीं है? तो इससे क्या होगा? पूरा चेंजेस हो रहा है. समझ में आई? तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फोर्सेस फॉर दिस सेशन, क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? जियोमॉर्फोलॉजी कर रहे हैं. हम लोगों ने स्ट्रक्चर का अभी तक केवल क्या देखा है? इंटरनल फोर्सेस से रिलेटेड चीजें देखी हैं. अब जब हम फ्यूचर में जब हम लोग देखेंगे कि भाई किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर व्हाट आर द चेंजेस which causes by the exogenetic forces. We are just discussing the endogenetic forces which caused the origin of the earth. है कि नहीं है? मैं नॉर्मल बता रहा हूं. अभी तक जितना हम लोगों ने देखा उसको हम एक जगह कंपाइल कर रहे हैं. इसीलिए मैक्सिमम जो टाइप्स होंगे वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के टाइप होंगे. एंडोजेनेटिक के ज्यादा टाइप नहीं है भाई, या तो वेदरिंग से करेगा या इरोजन से करेगा. दो ही चीज हैं जिसके कारण जिससे वो फोर्स लगेंगी आप लोगों की. ठीक है? तो अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर जाते हैं. एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स. वन इज डायस्ट्रोफिक फोर्सेस एंड अनदर इज सडन फोर्सेस. समझ में आया? मतलब ये जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है ना, उसको भी मैंने दो पार्ट में सब डिवाइड कर रखा है, एक डायस्ट्रोफिक फोर्सेस और एक सडन फोर्सेस. अब डायस्ट्रोफिक फोर्सेस क्या होते हैं? देखो, आप लोग अगर सीधा अगर एग्जाम के अंदर ये लिख के जाओगे कि कुछ जो फोर्सेस होते हैं वो बहुत स्लो तरीके से चल रहे हैं, अगर मेरे को वहां लिखना है एग्जाम के अंदर, इफ आई राइट, अगर मैं इंग्लिश मीडियम का बंदा हूं तो अगर मैंने ये लिखी लाइन, द फोर्सेस विच ऑपरेट्स वेरी स्लोली कॉजेज द अर्थ स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टिव, दीज आर द कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस. है कि नहीं है? बिकॉज द वॉल्केनोस इरप्ट्स वेरी सडनली बट द फोर्सेस विद इन द अर्थ आर वेरी स्लो. तो ये कितनी लंबी लाइन हो गई कि नहीं हो गई? बट अगर आप ये लिख दोगे, ड्यू टू द डायस्ट्रोफिक फोर्सेस द चेंजेस appears in the vertical and horizontal movement. है कि नहीं है? तो इसका ये क्या होगा? ये आप लोगों को क्यों मिल गई? की टर्म मिल गई. इसीलिए अगर आप लोगों को कुछ भी जो फोर्सेस जो बहुत स्लो चल रहे हो वो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस कहलाते हैं. तो यही वर्ड आपको याद रखना है कभी भी. अब अभी तक तो मैंने क्या जितने भी 17 वीडियो बनाए थे मैंने इन टर्म्स का यूज नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये चीजें अब पढ़ानी थी. तो अब जब भी आप जिस तरीके की चीजें लिख के आओगे तो वहां पे फोर्सेस क्या लिख के आओगे? डायस्ट्रोफिक फोर्सेस. इससे वही वाली बात है, की टर्म लिख के आ रहे हो, नंबर मिलेंगे. तो इससे क्या होगा? ये दीज फोर्सेस इंक्लूड्स बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. ये दोनों के दोनों मूवमेंट को क्रिएट करने में जो वो होते हैं, तदाई होते हैं. कॉज्ड ड्यू टू द फोर्सेस डीप विद इन द अर्थ. वही वाली बात है कि अर्थ के बहुत नीचे से ये फोर्सेस आते हैं. दीज आर द कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस. भाई नया लैंडफॉर्म अगर क्रिएट कर रहे हैं
तो कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस तो होंगे ही ना। जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है आपकी, अगर थर्मल कन्वेक्टिव करंट्स अपन ने देखे थे, वो धीरे धीरे तो नीचे से तो आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, ऊपर लावा को फ्लो करेगा, ये तो कंस्ट्रक्शन ही तो हो रहा है इसके कारण, क्योंकि इसमें जो हो रही है वो डाइवर्ज हो रही है एक दूसरे से प्लेट, है कि नहीं है। नाउ सडन, अब सडन फोर्सेस क्या होते हैं, वही सडन मूवमेंट। अगर किसी भी उसका सडन मूवमेंट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सडन फोर्सेस बोलेंगे। तो सडन मूवमेंट कॉज्ड बाय द सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस कमिंग फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ, अर्थक्वेक कॉल्ड एक्सट्रीम इवेंट्स। एग्जांपल अर्थक्वेक है, सडन हो रहा है, रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग पीरियड। अब अगर आपने बोला कि अर्थक्वेक आ गया कि भाई ये तो सडन हो गया ना, these are not the sudden forces. The sudden forces are those forces which comes within the deep within the earth, but these are prepared, these are prepared by the long period cumulation effect of the earth surface। ठीक है, मतलब अगर उसके अंदर और ज़्यादा फोर्स इकट्ठा हो जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता है, बहुत लॉन्ग पीरियड में प्रिपेयर हो रहा है ना वो चीज़ को, और एकदम से वो ब्लास्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज स्कॉल्डिंग यू एंड यू आर जस्ट ग्रास्पिंग दैट स्कॉल्डिंग, एक टाइम तो आएगा कि भाई नहीं भाई ये बंदा मेरे को डांट कर सकता है, बहुत मतलब ये अभी नहीं डांटा, हो सकता है 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, एक लिमिट तो होगी। तो इसीलिए उसको बोलता है कि अंदर से भरते जाना, उसके जो फोर्सेज है वो अंदर से भरती चली जा रही हैं, वो एकदम से निकल जाती हैं। तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये फोर्सेज जो है ना वो डायरेक्ट अभी के भी तैयार हो गए, नहीं। द रूट कॉज फॉर दीज फोर्सेज आर डायस्ट्रोफिक फोर्सेज, याद रखना, दीज आर लिंक्ड टू द डायस्ट्रोफिक फोर्सेज बट दीज आर सडन फोर्सेज। समझ में आया, मतलब धीरे धीरे उसमें क्या ना इकट्ठा होता चला जाता है धीरे धीरे फोर्सेस, और वो एकदम से रिलीज हो जाती है एनर्जी। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। जैसे एग्जांपल डेक्कन प्लेटू इंडिया, कोलंबियन प्लेटू यूएसए, इससे ये वाले लैंडफॉर्म बने हैं। अब डेक्कन प्लेटू मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि जो अर्थ की जो हम लोगों की जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही थी, रास्ते में हम लोगों को हॉट स्पॉट मिल गया, हॉट स्पॉट से यहाँ पे पोर्ड आउट हो गया लावा, तो उससे हम लोगों का डेक्कन प्लेटू तैयार हो गया। समझ में आया, सडन ही तो है, सब कुछ सडन ही तो हुआ है। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, अब डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की अगर बात करें, ये भी दो टाइप में सब डिवाइडेड है, एक एप्रोजेनेटिक मूवमेंट, एक ओरोजेनेटिक मूवमेंट। अब एप्रोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है भाई, एप्रोस का मीन होता है कॉन्टिनेंट, क्या होता है, एप्रोस का मतलब होता है कॉन्टिनेंट, और जेनेसिस का मतलब आपको पता ही है ऑरिजिन। नाउ द फोर्सेस विच कॉजेज द कॉन्टिनेंटल मूवमेंट और ऑरिजिन आर कॉल्ड एप्रोजेनेटिक मूवमेंट। समझ में आया, जैसे इससे क्या होगा, जो हम लोगों का जो कॉन्टिनेंट है, अर्थ का जो कॉन्टिनेंट है, अगर वो अपलिफ्ट होए या सबसाइड हो उसके अंदर कॉन्टिनेंट मास का थ्रू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, इसी से कॉज होता है, इसको बोलते हैं एप्रोजेनेटिक मूवमेंट। ऑरोजेनेटिक मूवमेंट क्या होगा, वही ऑरो का मतलब होता है माउंटेन, मतलब वैसे तो ऑरो का मतलब होता है अपना रॉक्स, लेकिन अपन तो पूरा ऑरोजेनेसिस देख रहे हैं तो माउंटेन का फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कॉज ड्यू टू द एंडोजेनेटिक फोर्सेस वर्किंग हॉरिजॉन्टल मैनर, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कॉल्ड टेंजेंशनल फोर्सेस। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को क्या बोलेंगे, टेंजेंशनल फोर्सेस। याद रखना, अगर फ्यूचर में भी अगर मैं टेंजेंशनल फोर्स वर्ड यूज करूं तो समझ जाना कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर रहा है। दैट मीन्स एप्रोजेनेटिक मूवमेंट और एप्रोजेनेटिक फोर्सेस कॉजेज द वर्टिकल मूवमेंट। याद रखना, द एप्रोजेनेटिक मूवमेंट्स आर द मूवमेंट विच कॉजेज, दीज आर दी वर्टिकल मूवमेंट्स। याद रखना, दीज आर दी वर्टिकल मूवमेंट, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट जो होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एप्रोजेनेटिक मूवमेंट। और अगर मैं ऑरोजेनेटिक मूवमेंट की बात करूं, वो होते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और टेंजेंशनल मूवमेंट। अब देखो, एप्रोजेनेटिक मूवमेंट जो होंगे वो दो टाइप के होंगे, ऐसे ही ऑरोजेनेटिक मूवमेंट के भी टाइप है, वो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं। एप्रोजेनेटिक मूवमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब देखो, अपवर्ड मूवमेंट जो होंगे वो भी दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं, या तो देखो आपका जो कॉन्टिनेंट है वो या तो पूरा का पूरा एक बार में अपलिफ्ट हो जाए, कॉन्टिनेंट जो है वो पूरा का पूरा एक बार में अपलिफ्ट हो जाए, या फिर द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट अपलिफ्टेड, या फिर उसका थोड़ा जो कॉन्टिनेंट का थोड़ा सा पार्ट अपलिफ्ट हो जाए। जैसे ये तो मेरा सीधा का सीधा ऐसे अपलिफ्ट हो गया, या फिर अपलिफ्ट हो जाए या डाउनलिफ्ट हो जाए। अपवर्ड मूवमेंट मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, या तो उसका पूरा का पूरा, या फिर उसका पार्ट मतलब एक ऐसे हो जाए, इस तरीके से अपलिफ्ट हो जाए, है कि नहीं, कोई भी पार्ट हो जाए नॉर्मली, या फिर ऐसे पार्ट अपलिफ्ट हो जाए, ये वाला, ये होस्ट और ग्रेवन वाली बात आ जाती है इसके अंदर।
है कि नहीं, या फिर कुछ भी हो जाए तो मतलब एक पार्ट हो जाए, या फिर कोस्टल लैंड जो है ना वो अपलिफ्ट कर जाए, या फिर कोस्टल लैंड ये वाला इलाका है, अगर कोस्टल लैंड अपलिफ्ट कर जाए तो अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे को इमरजेंस, क्योंकि ये इमर्ज हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो इमर्ज हुआ है, तो दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमरजेंस। अगला जो होगा वो है डाउनवर्ड मूवमेंट, बट इसका अपोजिट कर दो, सीधा सीधा बात है, सीधा इसका अपोजिट कर दो, तो अपोजिट कर दोगे तो जब वो नीचे जाएगा, सब्सिडेंस ऑफ द लैंड जो होगा उसको क्या बोलेंगे, सब्सिडेंस, क्या बोलेंगे, सब्सिडेंस। लैंड एरिया नियर द सी कोस्ट इज मूव्ड डाउनवर्ड और इज सब्सिडाइज बिलो द सी लेवल, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबमर्जेंस बोल रहे हैं। समझ में आई ये वाली बात, नॉर्मल, ठीक है। ऑरोजेनेटिक मूवमेंट इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इन द टू कैटेगरीज, वन इज टेंशनल फोर्सेस, सेकेंड इज कंप्रेशनल फोर्सेस। देखो टेंशनल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच ऑपरेट्स अपोजिट टू द ईच अदर, समझ में आया, वो नीचे से आएगा, दोनों तरफ अपोजिट हो गया, तो इससे क्या होगा भाई, क्रैक आ सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो दीज फोर्सेस, अब मैंने इस प्रोसेस, इस चीज को क्या बोला था, डाइवर्जेंट बोला था ना, डाइवर्जेंट, तो दैट इज वाई वी कॉल्ड दीज फोर्सेस डाइवर्जेंट फोर्सेस, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहा है। क्रिएट रप्चर क्रिएट हो रहा है, क्रैक, फ्रैक्चर एंड फॉल्ट्स, रप्चर हो रहा है, क्रैक आ रहा है, ठीक है, फॉल्ट हो रहा है, क्रिस्टल पार्ट ऑफ द अर्थ। नाउ क्रिस्टल फ्रैक्चर्स भी अपने टू टाइप्स हो सकते हैं, या तो सिर्फ क्रैकिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है, या तो क्रैकिंग होगी या फॉल्टिंग होगी। क्रैकिंग का मतलब होगा हल्का सा क्रैक पड़ना, फॉल्टिंग का मतलब होता है पूरी तरीके से दो हिस्से होकर टूट जाना। समझ में आई ये वाली बात, आ गई ना। टेंशनल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच ऑपरेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, हो रहा है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, दूसरा फोर्स जो है वो है कंप्रेशनल फोर्सेस। क्या है, कंप्रेशनल फोर्सेस। तो कंप्रेशनल फोर्सेस क्या होगा, द फोर्सेस विच ऑपरेट्स इन द फेस टू फेस, सीधे मतलब सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन या फेस टू फेस, तो दीज आर दी कन्वर्जेंस फोर्सेस, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो दीज आर दी कन्वर्जेंस फोर्सेस। तो इससे क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा दोनों तरफ से, तो क्या होगा, क्रिस्टल बेंडिंग होगी, अब क्रिस्टल बेंडिंग भी दो टाइप की हो सकती है, एक होती है रैपिंग, एक होती है फोल्डिंग। अब रैपिंग क्या हो गया भाई, एक जो क्रिस्टल है वो दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, उसी को तो रैपिंग बोलते हैं ना। तो दैट मीन्स जो लार्ज एरिया अगर उस पर चला गया, लार्ज एरिया जो है ना वो रैपिंग ही होती है, उसके बाद फोल्डिंग तो बाद में होती है। तो अप रैपिंग और डाउन रैपिंग। अप रैपिंग क्या होगी भाई, अगर क्रिस्टल रैप जो है वो अपवर्ड हो जाए, मतलब ऊपर से अगर क्रिस्टल की रैपिंग हो गई उसको बोलेंगे अप रैपिंग, और अगर वही चीज इसके लिए बोलूं तो इसको इसमें ये क्या होगी, नीचे से रैपिंग हो गई, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड दी डाउन रैपिंग। क्या होगी, डाउन रैपिंग, मतलब इसके लिए ये अप रैपिंग है, इसके लिए ये डाउन रैपिंग है। अगर मैं इन दोनों के फिनोमिना को बोलूं, अगर एक साथ अगर बोल दूं, इस रिजल्टेंट मैकेनिज्म को बोल दूं, तो ये ऐसे तो बोलूंगा नहीं भाई इसके लिए अप्लाइड, तो इस पूरी चीज को बोलेंगे ब्रॉड रैपिंग। क्या बोलेंगे, ब्रॉड रैपिंग, दिस इज कॉल्ड ब्रॉड रैपिंग। अब अगर धीरे धीरे अब ये ब्रॉड रैपिंग हो गई, अब क्या होगा, धीरे से ये फोल्ड होना स्टार्ट होगी, हुई। फोल्डिंग में आपको लास्ट वीडियो में सब कुछ बता सका हूँ, आइसोस्टेसी में उसमें भी अभी भी बताया, मैंने पूरे के पूरे जो लैंडफॉर्म बताई थी उसमें बताया। तो नेक्स्ट इज फोल्डिंग, तो फोल्डिंग भी हो गई अलग अलग टाइप से, नैप भी हो गए, ओवरटर्न फोल्ड हो गया, है कि नहीं, क्लोज फोल्ड हो गया, ओपन फोल्ड हो गया, इस तरीके की। समझ में आई ये वाली बात, समझ में आ गई ना। अब देखो ये तो मोटा मोटा हम लोगों ने फोर्सेस देख ली, अब जो मेन अपने एग्जाम में जो पूछते हैं ना वो देखो इस तरीके से पूछते हैं, जैसे लैंड फॉर्म प्रोड्यूस बाय द एंडोजेनेटिक फोर्सेस। अगर एंडोजेनेटिक फोर्सेस से लैंड फॉर्म की बात करें तो कैसे करेंगे भाई, देखो एक एक से लिखेंगे तो अलग है, तो अपन लोगों ने उसको कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर्सेज विच आर एंडोजेनेटिक फोर्सेज, ये कहाँ से आते हैं भाई, विद इन द अर्थ आते हैं। ये किससे मैनिफेस्ट होते हैं, वॉल्केनिज्म, डायस्ट्रोफिज्म, फोल्डिंग फॉल्टिंग जिसको बोलते हैं, अर्थक्वेक, क्रिस्टल मूवमेंट, दिस फोर्सेस रिसेप्स द लिथोस्फीयर, पूरे लिथोस्फीयर को ये रिसेप्ट कर देते हैं, क्रिएट करते हैं लैंडफॉर्म विद इन द टेक्टोनिक, वॉल्केनिक एंड द सीज्मिक ओरिजिन। टेक्टोनिक लैंडफॉर्म, फर्स्ट इज टेक्टोनिक लैंडफॉर्म, अलग अलग कैटेगरी बांट देते हैं ना। तो टेक्टोनिक लैंडफॉर्म कौन कौन से हो जाएंगे, फोल्ड माउंटेन हो जाएंगे, फॉल्ट स्क्रैप हो जाएंगे, ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली, होस्ट, ग्रेवन, डोमल अपलिफ्ट। अब देखो फोल्ड माउंटेन मैं बता चुका हूँ, एग्जाम्पल हिमालय, फॉल्ट स्क्रैप बता चुका हूँ, स्टीप क्लिफ होती है कॉज्ड बाय द वर्टिकल फॉल्टिंग, ब्लॉक माउंटेन अपलिफ्ट ब्लॉक होते हैं बाउंडेड बाय द फॉल्ट, सियरा नेवाडा, ठीक है। रिफ्ट वैली
डिप्रेस्ड ब्लॉक ड्यू टू द टेंशनल फोर्सेज, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट की बात कर रहा है। होस्ट एंड ग्रावन अल्टरनेटिंग एलिवेटेड एंड लोअर्ड ब्लॉक्स, जिसके बाद बात करते हैं। अब देखो होस्ट एंड ग्रावन अगर नहीं बताया तो आप एक और बात समझ लो, अगर जो फॉल्टिंग आती है अगर किसी भी उसमें, तो क्या होगा, दोनों साइड तो ऊपर हो जाएंगी, ये नीचे हो जाएगा, या फिर ये नीचे रहेगा, ये दोनों ऊपर उठ जाएंगी। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेवन। क्या बोलेंगे, ग्रेवन। नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, होस्ट। समझ में आई ये वाली बात, समझ में आ गई ना। तो बस ये चीज़ हो गई। डोमल अपलिफ्ट, डोमल अपलिफ्ट मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि ऊपर इस तरीके से अगर डोम टाइप का अपलिफ्टमेंट हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे डोमल अपलिफ्ट। सर्कुलर अपलिफ्ट ड्यू टू द एंडोजेनेटिक स्वेलिंग हो जाएगी, अगर एंडोजेनेटिक स्वेलिंग अगर हुई तो क्या हो जाएगा, अपना डोमल अपलिफ्ट हो गया। जैसे ब्लॉक हिल्स के बारे में बात, ब्लैक हिल्स के बारे में बात करें। अगली जो लैंडफॉर्म है, ये तो टेक्टोनिक लैंडफॉर्म हो गया, दूसरा हो गया वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म जैसे सील्ड वॉल्केनो, स्ट्रावोल्केनो, सिंडरकॉन, कार्डोलेरा। जब मैंने वॉल्केनिज्म पढ़ाया था तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हिंट दे दिया था। लावा प्लेटू, ये सब चीज़ें आप लोगों को क्या बन गए, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म बन गए। ब्रॉड, जेंटल, स्लोप कॉन, स्टीप। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी फास्ट क्यों निकाल रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं करा चुका हूँ नॉर्मली, और ये सिर्फ एक जगह आप लोगों को इंडेक्स के रूप में रखना है। आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ दिमाग में रहेंगी ना कि हाँ भाई वॉल्केनिक लैंडफॉर्म ये होते हैं, सील्ड वॉल्केनो, स्ट्रेटो वॉल्केनो, सिंडरकॉन। तो ये चीज़ आप डायरेक्ट आंसर में लिख के आओगे, आपको मार्क्स 100% मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने नाम भी लिख दिया, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया और एक एग्जाम्पल भी लिख लिया, है कि नहीं। जैसे माउंट फिजी, ये देखो इसमें भी येलो स्टोन, सब एग्जाम्पल लिखे, डेक्कन प्लेटू, सबके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अगला सीज्मिक लैंडफॉर्म की अगर बात करें, फॉल्ट लाइन एंड स्क्रैप्स, फॉल्ट लाइन एंड स्क्रैप्स, डिस्क्लोजन डिसलोकेशन, डिसलोकेशन इन क्रस्ट ड्यू टू द सीज्मिक मूवमेंट, डिसलोकेशन इन क्रस्ट ड्यू टू द सीज्मिक मूवमेंट आर कॉल्ड फॉल्ट लाइन एंड स्क्रैप्स। सटर रिजेस भी बोलते हैं सीज्मिक लैंड। अब देखो कई लोग बोलेंगे यार ये तो डिस्ट्रॉय करते हैं, केवल डिस्ट्रॉय नहीं करते भाई, कुछ चेंज कर देते हैं ना उसको, लैंडफॉर्म को, तो फॉल्ट लाइन भी बन जाती है, स्क्रैप्स भी बन जाते हैं, सटर रिजेस भी बन जाती हैं, सीज्मिकली अपलिफ्टेड कोस्टल लाइन्स भी बन जाती हैं। अब जैसे मैं बताया था सीज्मिक एक्टिविटी से जरूरी थोड़ी है वो सबडक्ट करेगी, कोई ऊपर भी तो उठ जाएगी नीचे से। अगर ये ओशन क्रस्ट जो है अगर इसके सीज्मिक एक्टिविटी के कारण और ज़्यादा नीचे चलेगी तो ये तो ऊपर वाली जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो तो ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो बस वही तो ऊपर की तरफ जा रही है अपलिफ्टमेंट। सडन वर्टिकल अपलिफ्ट ड्यू टू द टेक्टोनिक शॉक, चिलियन कोस्ट इसको बोलते हैं। समझ में आई ये वाली बात। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म फोर्थ, प्लूटोनिक ओरिजिन होता है इसका, जैसे बैथोलिथ, लेकोलिथ, डाइक। वही जो अपने क्रस्ट के नीचे जो लावा होता है जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो ऊपर न जाके वहीं पहले से ही हीट डिसिपेशन के कारण वहीं पे कूल आउट होकर वहाँ पे ही जम जाता है। तो अगर बहुत नीचे जमा तो बैथोलिथ हो गया, थोड़ा सा ऊपर जमा तो लेकोलिथ हो गया, अगर हॉरिजॉन्टल जमा तो डाइक हो गया, वर्टिकल जमा तो सील हो गया। ये तो वॉल्केनिक चीज़ें हो गई ना, जब हमने वॉल्केनो पढ़ा था तब ये चीज़ें देखी थी। तो इस तरीके के लैंडफॉर्म भी बन जाते हैं। और आप बोलोगे कि ये तो हमारे क्रस्ट के नीचे होते हैं, नहीं भाई, मैंने अभी कुछ आप लोगों को बताया था कि एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण भी तो क्या होता है, हम लोगों के लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं। तो मान लो अगर यहाँ पे ये चीज़ें हट गई टाइम के साथ साथ, डेनुडेशन हो गई, तो ये वाली चीज़ तो बनी हुई है ना पहले से, तो ये वाला तो स्ट्रक्चर दिखाई देगा ना फिर अपन को। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने वो यूट्यूब के अंदर एक वीडियो देखा होगा जिसमें आंट कॉलोनी के अंदर, चींटियों की कॉलोनी के अंदर लोग आजकल क्या डालने लगे हैं, कोई भी मेटल पोर्ड आउट करने लगे हैं, और उसको 4-5 दिन बाद जब देखते हैं तो क्या होता है, अब ऊपर तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब उसको हटाते हैं उसकी मिट्टी को तो किस तरीके का स्ट्रक्चर अपन को बना दिखाई देता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है अपन लोगों को बना हुआ। ये देखो ये आंट कॉलोनी के अंदर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर तो बना होता है, तो यही स्ट्रक्चर बाद में निकल आता है। तो इस तरीके से इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को भी अपन वहाँ पर मैंसन करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है कि इसमें मैंने इंट्रूसिव लैंडफॉर्म नहीं लगा पाया, तो फोर्थ में आप यहाँ पे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म लगा देना, ठीक है। अब देखो ये अपना क्या बन गया, फ्लो चार्ट बन गया, वहाँ पे एग्जाम्पल लगा के आ सकते हो, टेक्टोनिक लैंडफॉर्म, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, सीज्मिक लैंडफॉर्म, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। टेक्टोनिक लैंडफॉर्म के अंदर फोल्ड माउंटेन, रिफ्ट वैली, होस्ट, डोम, ठीक है। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म सील्ड वॉल्केनो, स्ट्रेटो वॉल्केनो, कार्डेरास, लावा प्लेटू। हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को नहीं बताया था, एक और बात समझ लेना, जो कार्डेरास जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, आप लोगों का एक बार अगर वो बन गया, क्या बन गया, वॉल्केनिक इरप्शन जब हो गया पूरी तरीके से तो क्या होगा, ये सूख जाएगा। अब एक बार बताओ, क्या सूखने के बाद ये हमेशा इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा? नहीं, टाइम के साथ कुछ ना कुछ इसमें क्रैक्स आएंगे, तो ये जो चीज़ है
वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, है कि नहीं, सेटल हो जाएगा यहाँ से। तो दीज स्ट्रक्चर, फिर ये क्या हो जाएगा, एक बड़े बड़े चीजें गिरेंगी यहाँ से, तो यहाँ पे भी तो एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। नहीं, मतलब आफ्टर द वॉल्केनिक एक्टिविटी द रिमेनिंग थिंग्स कोलैप्स, द कोलैप्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काल्डेरास। समझ में आया ये चीज? लावा प्लेटू, वही अगर लावा बहुत दूर तक बह गया, बहुत दूर तक बह गया और एक फ्लैट सरफेस बना दिया तो उसको बोलेंगे लावा प्लेटू। फॉर एग्जांपल डेक्कन प्लेटू। सीज़मिक लैंडफॉर्म, वही फॉल्ट स्क्रैप, शटर रिज, अपलिफ्टेड कोस्ट, फॉल्ट लाइन एग्जांपल। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, बैथोलेथ, लैकोलेथ, दाइक्सेल, ये लिख के आना तो आराम से नंबर मिलेंगे। कुछ लोगों को अगर साथ में डायग्राम, अगर टाइम मिले वहाँ पर डायग्राम बनाने का, तो इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो। देखो मेरी अभी क्या है ना, अभी नया नया हूँ कंप्यूटर के ऊपर, तो मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है इसके ऊपर, इसीलिए मैंने सिर्फ एआई की हेल्प से उसको थोड़े से इंस्ट्रक्शन दिए, एआई की हेल्प से इस तरीके के डायग्राम्स बनवा दिए। ठीक है, अब जब धीरे धीरे जब मेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं खुद अपने हाथों से भी बना लूँगा। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो है मैं डायरेक्ट अपने हैंड रिटन नोट से फोटो लेके उसको स्कैन करके इस पर डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं स्क्रीन पर डायरेक्ट नहीं लिख पा रहा। ठीक है, नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ द वॉल्केनिज्म एंड द डायस्ट्रोफिज्म लैंडस्केप एवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, वॉल्केनिज्म और डायस्ट्रोफिज्म का लैंडस्केप एवोल्यूशन के अंदर क्या इन्फ्लुएंस है? जो अपन ने सारे के सारे अभी फोर्सेस देखे ना, बस वही चीज़ें दोबारा से रिपीट करनी है। बस ये स्ट्रक्चर आप लोगों के तैयार हो जाएं, जिससे आप लोग डायरेक्ट आंसर भी वहाँ पर लिख के आ पाओगे। इसीलिए मैंने इस तरीके के काम दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। कुछ लोगों को रिपीटेड फील हो रहा होगा, भाई रिपीटेड फील इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब मैं सिर्फ स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको तैयार कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों के नोट्स भी इस तरीके से बन जाए। समझ में आई ना ये वाली बात? और यही तो हम लोगों का टारगेट है। मैंने आपको पहले, जब आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा होगा, मैंने यही बोला था कि आप लोगों को पढ़ना भी ऐसे ही है। 100 बुक्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको नोट्स तैयार करने हैं और वही नोट्स याद करना है, और उसका भी पैटर्न वही रखना है जो आप लोग एग्जाम के अंदर लिख के आओगे। इसीलिए एक्चुअली मुझे क्या है, बुलेट पॉइंट में लिखने की आदत है, तो वो बुलेट पॉइंट्स में ही आप लोगों के नोट्स तैयार हो रहे हैं, कोई मैं उसके हिसाब से नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, वॉल्केनिक रोल इन द लैंडस्केप शेपिंग, वॉल्केनिज्म का रोल अगर देखा है लैंडस्केप शेपिंग में, तो क्या है, वॉल्केनिज्म इंक्लूड करता है एक्सट्रूजन ऑफ द मैग्मा, लावा, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। ऑब्वियस बात है, मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलता है। अल्टरिंग बोथ माइक्रो एंड मैक्रो जियोमॉर्फोलॉजी, दोनों को चेंज करता है भाई, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी को भी अल्टर कर सकता है। लैंडफॉर्म फीचर से क्या क्रिएट होते हैं, जैसे सील्ड वॉल्केनो, स्ट्रेटो वॉल्केनो, और भी चीज़ें हैं, जरूरी थोड़ी है। जैसे वॉल्केनिक कोन है, वॉल्केनिक कोन में दो तरीके के हो गए, सील्ड वॉल्केनो और स्ट्रेटो वॉल्केनो। सील्ड वॉल्केनो क्या होता है, जेंटल स्लोप बन जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना लावा फ्लूइड होता है। स्ट्रेटो वॉल्केनो के अंदर स्टीप स्लोप होते हैं और लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जैसे माउंट फुजी हो गया, माउंट लवा सील्ड का हो गया। काल्डेरास जो होते हैं कोलैप्स क्रेटर्स बोलते हैं इसको, येलो स्टोन्स इसको बात कर रहे हैं एग्जाम्पल में। लावा प्लेटू की बात करें, फ्लैट होते हैं, एक्सटेंसिव बेसाल्टिक फ्लो हो गए, डेक्कन ट्रैप हो गए। वॉल्केनिक आइलैंड की अगर बात करें, न्यू लैंड इमर्जेस, जैसे हवाई आइलैंड अपने लोगों ने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो अपन जब लोग वो करेंगे हिमालय वाला तब भी देख लेंगे। लैंडस्केप इम्पैक्ट की अगर बात करें, अल्टर्स ड्रेनेज पैटर्न। देखो अगर मान लो आप लोगों का वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ हो गया, तो लावा क्या होगा, यहाँ पर पोर्ड आउट हो जाएगा। जब लावा पोर्ड आउट हो जाएगा तो ये रिवर्स के कोर्स को नहीं चेंज करेगा। अब जब रिवर्स के कोर्सेज चेंज हो जाएंगे तो दैट मीन्स द ड्रेनेज पैटर्न भी तो चेंज हो गया उसका, हो गया कि नहीं। मैंने मान लो पहले अगर मेरी जो रिवर थी वो अगर ऐसे जा रही थी, लेकिन अब तो लावा पोर्ड आउट हो गया, तो उसने क्या किया, यहाँ पे हिंड्रेंस दे दिया, मतलब एक नेचुरल डैम बन गया, ये बन गया ना नेचुरल डैम। तो नेचुरल डैम अगर बन गया तो मेरी जो रिवर्स है वो कोर्स चेंज कर लेगी, दैट मीन्स ड्रेनेज पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक तो चीज़ ये कर सकते हैं। दूसरी बात, इसकी जो एसेस हैं, फ्लाइंग एसेस जो है, आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग एग्रीकल्चर में जब आप लोगों को थोड़ी सी उसकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करनी होती है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसमें एसेस बुड़क देते हैं, राख बुड़क देते हैं, है कि नहीं है। अब जब वो राख अगर आप लोगों को नेचुरल तरीके से मिल रही है अपने वॉल्केनो के अंदर से, तो उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप लोगों को देखा होगा जावा और इंडोनेशिया, यहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी खासी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हम लोगों का वॉल्केनो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स है। समझ में आया ना। और क्या करता है, ये नेचुरल डैम्स बनाता है, लेक्स बना देता है, क्रेटर्स बेसिन बनाता है। समझ में आई ना ये वाली बात।
नाउ ये वॉल्केनिज्म की बात है। अब डायस्ट्रोफिज्म वाली वही वाली स्लो तरीके से जो चलता है। तो डायस्ट्रोफिज्म कवर्स फोल्डिंग, फॉल्टिंग, रैपिंग एंड अपलिफ्ट डाउन थ्रू ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द टेक्टोनिक फोर्सेस। लैंडफॉर्म कौन कौन से होते हैं? फोल्ड माउंटेन, रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन, फॉल्ट एंड स्क्रैप, डोम्स एंड बेसिन। ऑब्वियस सी बात है, फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालय जो है कन्वर्जेंस के कारण हुआ है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट किसके कारण हुआ है? क्रिस्टल एक्सटेंशन के कारण हुआ है। ब्लॉक माउंटेन सियरा नेवाडा फॉल्ट जो है बाउंडेड एलिवेटेड ब्लॉक्स हुआ है। फॉल्ट एंड स्क्रैप एस्कार्पमेंट की अगर बात करें, सडन क्रेस्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डोम एंड बेसिन रिजल्ट ऑफ द वर्टिकल क्रिस्टल मूवमेंट हुआ है। लैंडस्केप इम्पैक्ट की अगर बात करें, लैंडस्केप इससे क्या होगा? लैंडस्केप पे भाई फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन बेल्ट होगा, वैली होगा, अल्टर्स द क्लाइमेटिक हाइड्रोलॉजी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे वो चीज़ कर रहा है तो ये क्लाइमेट को भी तो चेंज करेगा ही ना। माउंटेन बेल्ट अगर चेंज हो जाएगी, जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग देखेंगे कि भाई जो माउंटेन्स हैं हमारे इंडिया में मानसून को कितना इफेक्ट करता है। हम लोग का जो हिमालयन बेल्ट है ना, वो इंडिया के मानसून को कितना इफेक्ट करता है, ये आप लोग क्लाइमेटोलॉजी जब मैं पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर किसी माउंटेन बेल्ट है। अब अगर ये माउंटेन बेल्ट क्रिएट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, है कि नहीं? तो ये वही चीज़ हो गई, हाइड्रोलॉजी को भी इम्पैक्ट करेगा। भाई अगर आपके रिवर्स के कोर्सेज चेंज हो रहे हैं तो हाइड्रोलॉजी इम्पैक्ट करेगी कि नहीं करेगी? ऑब्वियस सी बात है। क्रिएट टोपोग्राफिक डाइवर्सिटी, ये और ऊपर से टोपोग्राफिक डाइवर्सिटी भी ये क्रिएट करता है, इकोलॉजिकल नीश भी। इन्फ्लुएंस इरोजनल एंड डिपोजिशनल साइकिल, ये इरोजनल एंड डिपोजिशनल साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है। रिजुबिनेटिंग लैंडस्केप को भी रिजुबिनेट करता है। अब सीधा अगर फ्लोचार्ट बना के आना तो इस तरीके से बना देना। एंडोजेनेटिक फोर्सेज वॉल्केनिज्म, डायस्ट्रोफिज्म में वॉल्केनिको, लावा प्लेचू, काल्डेरा, वॉल्केनिक आइलैंड, फोल्ड माउंटेन, रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन, फॉल्ट स्क्रैप, अल्टर द सॉइल, रिवर, क्रिएट द प्लेटू, फॉर्म लैक, डोम्स, यही वाली वॉल्केनिक्स की। अपलिफ्ट, फॉल्टिंग, ड्रेनेज चेंजेस, प्रोड्यूस द एस्कार्पमेंट, वैली ट्रिगर्स द सिस्मिक रिसेपिंग। ऑब्वियस सी बात है। फोल्ड माउंटेन्स की बात हो गई। क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थ मूवमेंट, ठीक है। अब देखो ये वाली अर्थ मूवमेंट नहीं है, याद रखना कि अपन लोग जो है सन के चक्कर काट रहे हैं, नहीं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थ मूवमेंट इज द सेंस दैट वी आर डिस्प्लेसिंग द अर्थ क्रस्ट। समझ में आया ना? पूरा का पूरा अर्थ क्रस्ट के ऊपर है। नाउ द अर्थ मूवमेंट रिफर्स टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस। दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड द कॉजेटिव फोर्सेस। भाई इसको अपन लोग डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और कॉजेटिव फोर्सेस के बेस पे अपन लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली बात, अगर आप लोग बेस्ड ऑन द स्पीड एंड ड्यूरेशन पे देखेंगे इसको क्लासिफाई करेंगे तो दो में कर सकते हैं, एक तो सडन मूवमेंट हो जाएगा, एक स्लो मूवमेंट हो जाएगा। सडन मूवमेंट्स आर अकर्स अब्रप्टली एंड कॉजेज रैपिड चेंजेस, बहुत अब्रप्टली होते हैं और रैपिड चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन एंड लैंडस्लाइड। यही चीज़ हम लोग जब फोर्सेस पढ़ रहे थे वही चीज़ थी, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सेकेंड इज स्लो मूवमेंट अकर्स ओवर दी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम स्केल, बहुत बहुत लंबे टाइम में होते हैं। ऑफन इम्प्रेसिबल बट द सिग्निफिकेंट इन द लैंड एवोल्यूशन। भाई ज़्यादा आपको नहीं आएगा समझ में कि ये हो रहा है चेंजेस, लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल ओरोजेनेसिस मतलब माउंटेन बिल्डिंग, एप्रोजेनेसिस अपलिफ्ट एंड सब्सिडेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड प्लेट मूवमेंट एंड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। वही चीज़ हो गई, ये चीज़ समझ में आ गई ये वाली बात। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द क्रस्टल मूवमेंट। अब क्रस्टल का मूवमेंट कैसा हो सकता है? देखो क्रस्ट का मूवमेंट कैसा होता है, या तो हॉरिजेंटल हो सकता है या फिर वर्टिकल हो सकता है। एज वी हैव सीन in the last video in the isostacy, we have seen that because of the isostacy and aperogenetic adjustment there is a vertical movement of the continents, अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। and because of the continental crust or the plate tectonics plate tectonics causing the compression and the tension, किसके कारण? अपना फोर्स कौन सा लग रहा है? अपना टेंसाइल फोर्सेस का लग रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। समझ में आया? नो मोटा मोटा। अब देख लो, अपन लाइंस पढ़ लेते हैं। Vertical movement caused by the isostatic or the aperogenetic adjustment leads the uplift and the subsidence of the land masses. Example, rise of the Scandinavian shield post, glacial period की बात करें। Horizontal movement की अगर बात करेंगे, associated with the plate tectonics, plate tectonics से associate होता है, causing compression or the tension, compression and the tension को cause करता है, responsible for the folding, faulting and formation of the mountain ranges।
ऑब्वियस सी बात है, रिस्पॉन्सिबल है ये फोल्डिंग में, फॉल्टिंग में, फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन रेंजेस में। एग्जाम्पल कन्वर्जेंस फॉर्मिंग हिमालयस, ठीक है, हिमालयस के कन्वर्जेंस में तो हेल्प करता है, समझ में आई ये वाली बात। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द कॉजेटिव फोर्सेस, क्या कॉज हो सकता है फोर्सेस का, जैसे ऑरोजेनिक, एप्रोजेनिक, वॉल्केनिक, सीज्मिक। ऑरोजेनिक मतलब कंप्रेशनल फोर्सेस लगेंगी, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। एप्रोजेनिक वर्टिकल क्रिस्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, अपलिफ्ट एंड द पेनिसुलर ऑफ इंडिया हो गया। वॉल्केनिक मैग्मा मूवमेंट एंड इरप्शन हो गया, डेक्कन ट्रैप्स। सीज्मिक प्लेट बाउंड्रीज स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, सैन एंड्रियास फोल्ड जोन एक्स्ट्रा वगैरह। हाँ याद रखना, अभी अपना जो इंडिया है ना उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, पेनिनसुलर इंडिया का, याद रखना। क्यों, वो ये वाली बात है कि अपन लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए इसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो अपन लोगों ने पूरा देखा, और मैंने क्या बोला, ये एग्जाम बेस्ड है पूरा का पूरा। तो हम लोग एग्जाम के अंदर मैंने क्या 4 जो फ्रेजेज हैं वो रख लिए हैं कि आप लोगों को बार बार ऐसा नहीं है कि आपको माइंड चलाना पड़ा, बस आप जो लोग रट सकते हैं वो जो फ्रेजेज रट लें, वो कहीं भी यूज़ करके आ सकते हैं। मैंने ये भी लिखा है कहाँ पे यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस एग्जाम्प्लीफाई द डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन द टेक्टोनिक फोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम्प्लीफाई करता है इंटरप्ले बिटवीन द टेक्टोनिक फोर्सेज और सरफेस एवोल्यूशन को। ये कहाँ पे यूज़ करोगे, जब आप एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एंडोजेनेटिक एक्टिविटीज़ जैसे फोल्डिंग के बारे में जब बात करोगे ना, लैंडस्केप आउट करोगे, तब वहाँ पे इसको आप यूज़ करके आ सकते हो। नाउ द क्युमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द वॉल्केनिज्म इज एविडेंट इन द क्रिएशन ऑफ द फर्टाइल प्लेन, ऑब्वियस सी बात है, एंड अल्टर ड्रेनेज रिजिम, परफेक्ट फॉर द हाईलाइटिंग लॉन्ग टर्म वॉल्केनिक इफेक्ट बियॉन्ड द लैंडफॉर्म जनरेशन, ऑब्वियस सी बात है। डायस्ट्रॉफिक एक्टिविटीज दो ग्रेजुअल इंड्यूस द इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन इन द रीजनल रिलीफ पैटर्न, ऑब्वियसली होता है कि नहीं। ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हो उसको, जब फोल्डिंग की बात कर रहे हो, रैपिंग की बात कर रहे हो, अपलिफ्ट की बात कर रहे हो, डायस्ट्रॉफिकल एक्टिविटीज़ की बात ही तो कर रहे हैं, थ्रू द ग्रेजुअल इंड्यूस इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, वही तो हो रहा है। अ कंप्रीहेंसिव एनालिसिस ऑफ द ग्लोबल एंड द इंडियन एग्जाम्पल रीइंफोर्सेस द यूनिवर्सलिटी ऑफ द अर्थ प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सलिटी तो की बात कर रहे हैं। एक्सेलेंट क्लोजिंग फेरेज, मतलब आप इसको कंक्लूजन के रूप में यूज़ कर सकते हो, सीधी सीधी बात। जब भी आप डेक्कन ट्रिप से रिलेटेड बात कर रहे हो, येलो स्टेट से बात कर रहे हो, जब भी केस स्टडीज से बात कर रहे हो कहीं भी, तो आप इसको यूज़ करके आ सकते हो। समझ में आया। ये आप लोगों का होमवर्क है, देखो आप लोग अब हर वीडियो में होमवर्क देने लगे, ये होमवर्क आप लोग ट्राई करना आंसर राइटिंग करने की, और प्लीज़ आंसर राइटिंग करना ही करना है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि 10 मिस्टेक्स जो हैं वो आप लोगों को ले डूबेंगी, ठीक है। 100% आप फेल हो सकते हैं अगर आप लोग आंसर राइटिंग नहीं करोगे। भाई देखो, अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप लोग पास होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप पास होंगे। बट अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हो तो इसकी जरूर गारंटी है कि आप 100% पास नहीं होंगे। समझ में आया। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लोग लास्ट तक आए ना, मैंने ये चीज़ लास्ट पे क्यों रखी है, क्योंकि मैं पहले पढ़ाने में फोकस करता हूँ, उसके बाद ये वाली बातें करता हूँ कि आप लोगों को बोलने लगे। और जो लोग ये लास्ट तक आए हैं तो मुझे पता है ये लोग सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, और उन लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो मैं बता दूँ, आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। आप उन लोगों की बातों में जरूर मत आना जो बोलते हैं कि अरे फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए। भाई जनरल स्टडीज़ के लिए ठीक है, मैंने मान लिया कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऑप्शनल में आप लोगों को फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये सब स्टैटिक पोर्शन है। थोड़ा बहुत अपन करंट अफेयर का इंक्लूड कर देते हैं, वो भी मैं इसी में इंक्लूड करता जा रहा हूँ। इनमें अभी करंट अफेयर के कोई इवेंट ही नहीं आ रहा है, तो हम क्यों उसको इंक्लूड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, सीधी सीधी बात है। अब जैसे अभी आप लोगों का रसिया में अर्थक्वेक आया था, वो हम लोगों ने कर लिया था उस चीज़ को, तो इस तरीके से आप इसका होमवर्क करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ये भी क्या है, वो अभी तक जो अपन लोगों ने पढ़ा था वो 2004 से बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ऐसे ही ये भी रिसेंट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। बट अभी आप लोगों को दिख रहा है कि लैंडस्लाइड की कितनी प्रॉब्लम आने लगी है। आप लोगों ने अभी देखा केदारनाथ पे क्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। तो वो चीज़ें हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ हो जाएंगी। कहाँ यूज़ हो जाएंगी, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ हो जाएंगी।
तो डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ तो तब करोगे ना जब आपको वेदरिंग और मास मूवमेंट के बारे में पता हो। और ये मैं जनरल स्टडीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ हम लोगों के ऑप्शनल की ही। तो ये मत सोचना मैं जनरल स्टडीज़ करा रहा हूँ, नहीं करा रहा भाई मैं। और आप लोग बोलोगे कि अरे नहीं सर, आप लोगों आपने तो बोला था स्टार्टिंग के वीडियोस में कि आपको जनरल स्टडीज़ में यूज़ हो जाएंगी ये चीज़ें। भाई बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ और बोली थी कि हम लोग नोट्स केवल वही तैयार करेंगे जो हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को जनरल स्टडीज़ वाली बात, हम लोगों को एग्ज़ाम चाहिए भाई, हम लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम निकालना है। जब मैं जनरल स्टडीज़ का अलग से क्लास चालू करूँगा ज्योग्राफी की, उसमें भी देखना मैं कितनी सारी चीज़ें छुड़वाऊँगा, कितनी सारी चीज़ें करवाऊँगा। समझ में आई ना ये वाली बात? ओनली रिलेटेड टू द अभी अभी देखो एग्ज़ाम होने वाला है, 22 से स्टार्ट होने वाला है एग्ज़ाम। हम लोग एनालिसिस करेंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपके जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप लोगों के ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को और आइडिया होगा उस चीज़ से। ओनली रिलेटेड टू द एग्जाम, नो ओवरलोड ऑफ द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू। अब देखो हम लोग आ गए हैं वीडियो के बिल्कुल लास्ट पे। मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने आप लोगों को सब्सक्राइब करने का नहीं बोला। अब आप जब लास्ट पे आ चुके हैं तो मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा तो इंटरेस्ट आ ही रहा होगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में मेरी वजह से आप लोगों को थोड़ा भी बेनिफिट मिल रहा है, मुझे पता है मैं नहीं कर सकता ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को, जाना अपने आप को इंक्लूड नहीं कर सकता आपकी लाइफ में कि नहीं भाई मैं ही हूँ मेरी वजह से आपका क्लियर हो, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि 1% भी आप लोगों को बेनिफिट मिला है मेरी वजह से, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इससे थोड़ा सा मेरे को ग्रोथ चाहिए, मेरे को मोटिवेशन मिलता है इससे। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।